अब मैं आदरणीय यशवंत सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सम्मानित मंच और मीडिया के हमारे मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे अपने अभियान के दरमियान जयपुर राजस्थान आने का मौका मिला है। मैं कई राज्यों से घूमता हुआ आज आपके बीच में आया हूं और दरअसल नामांकन दाखिल करने के बाद, जिसमें अशोक गहलोत जी स्वयं उपस्थित थे, जिसके लिए मैं हृदय से उनका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके बाद से हम लगभग लगातार ही देश के विभिन्न राज्यों में जाकर अपने अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो आश्वासन आपने दिया है समर्थन का, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान से हम भारी बहुमत से आगे रहेंगे। मित्रों, वैसे तो राष्ट्रपति के चुनाव आते हैं और चुनावों की तरह निकल जाते हैं, और ख़ास करके राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं होती है। गहलोत जी ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार चाहती तो सर्वानुमति बन सकती थी, और इस संवैधानिक पद की गरिमा को देखते हुए शायद ऐसा होता तो बेहतर होता, लेकिन सरकार ने इसके बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। एक औपचारिकता निभाई। सरकार के एक मंत्री महोदय ने और बीजेपी के अध्यक्ष महोदय ने कुछ लोगों को फ़ोन कर दिया, उनका उम्मीदवार कौन होगा उसका नाम नहीं बताया, और सहमति के प्रश्न को आगे बढ़ाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। तो अब लड़ाई है, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, ये बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, जैसा अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। असाधारण इसलिए कि देश का माहौल क्या है आज। देश में एक तरफ हम देखते हैं कि घृणा का माहौल है, जो जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है सरकारी पार्टी और भारत सरकार के द्वारा। ये मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ भारत सरकार और बीजेपी के ऊपर। घृणा से पैदा हुआ डर, और डर से पैदा हुआ हिंसा। इसलिए समाज में आज हम देख रहे हैं एक हिंसक वातावरण का निर्माण हो गया है। समाज आज जितना बट गया है, उतना शायद देश का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तब भी शायद उतना नहीं बटा था जितना आज बट गया है, और भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से। कुछ इस अंधकार में रोशनी नजर आती है, और राजस्थान में वो रोशनी काफ़ी दीप्यमान दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसलिए सारे प्रयासों के बावजूद यहाँ पर लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं।
और मैं व्यक्तिगत रूप से सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्रों में सरकार ने पहल की है और बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक तमाशा बना हुआ है यहाँ पर। अभी हम बैठे हुए थे मंत्री जी के साथ, तो उन्होंने पूरा दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में यहाँ आकर 2018 में भाषण दिया और बाद में उन्हीं के मंत्री जो हैं वो मुकर गए इसी प्रदेश के। तो एक नहर जो है वो राजनीति का मुद्दा कैसे बनेगा? इतना बड़ा विकास का काम, उसमें क्या राजनीति होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी राजनीति हो रही है। अब एक जिसकी ओर इशारा किया मुख्यमंत्री जी ने, एक नया खेल हम देख रहे हैं इस देश में, और वो है चुनी हुई सरकारों को गिराओ। अगर किसी प्रदेश में उनकी पार्टी की चुनी हुई सरकार नहीं बनी तो येन केन प्रकारेण उस सरकार को टिकने नहीं देना है, उसको गिराना है। और वो उपमा देना, तुलना करना तो शायद गलत होगा, लेकिन जैसे रात में कुछ लोग निकलते हैं और लोगों के घरों को देखते हैं कि कौन सी कमज़ोर दीवार है जिसमें सेंध लगाई जा सकती है, उस तरह रेकी किया जाता है। कौन कमज़ोर कड़ी है, कितनी कीमत पर ये कमज़ोर कड़ी हमारे हाथ में आ सकती है, और उसके बाद एक एक करके प्रदेशों में सरकारों को गिराने का। अभी बताया सीएम साहब ने कहाँ कहाँ हम लोगों ने ये खेल देखा। अभी महाराष्ट्र में देखा इसको, और गोवा में तोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को। ये सब राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले क्यों हो रहा है? कहने को तो सत्ता पक्ष बहुत विश्वास में है कि हम जीत गए राष्ट्रपति चुनाव, यशवंत सिन्हा बेकार खड़े हैं, हारे हुए उम्मीदवार हैं, तो फिर ये खेल राष्ट्रपति चुनाव के पहले क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इनकी संख्या में इजाफा हो जाए। और ये मुझे लगता है कि हम सबका, मैं भी बहुत लंबे अरसे से प्रशासन और राजनीति में रहा हूं, ऐसा माहौल मैंने कभी देश में नहीं देखा है कि एकमात्र उद्देश्य है कि केवल हम राज करेंगे और हम किसी दूसरे को सत्ता में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ जो खेल हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने उसका मुकाबला किया और उनको परास्त किया, लेकिन सतत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी वो आक्रमण कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक बात आपको बताता हूं, क्योंकि अक्सर राजनीति की बात ही होती है जहां मैं भी जा रहा हूं, और आर्थिक स्थिति की बात नहीं होती है। आज मैं विशेष रूप से डॉलर की तुलना में रुपया जो गिर रहा है उसका जिक्र आपसे करना चाहता हूं। 79.44 ना सुधीन जी, आज जब मार्केट बंद हुआ तो रुपये की कीमत डॉलर की तुलना में 79 रुपीज 44 पैसे थी। तो तेजी से रुपया जो है हाल के दिनों में गिरता हुआ 80 की तरफ बढ़ रहा है, 80 रुपया टू ए डॉलर।
मैंने जब मैं भारतीय जनता पार्टी में भी था तो रुपए के मूल्य के ऊपर मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि कुछ जानकारी मुझे होती थी। लेकिन हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने गला फाड़ फाड़ कर जो उस समय कहा था, वो वीडियो अभी भी कहीं न कहीं चलता रहता है कि भूटान की करेंसी नहीं गिर रही है, नेपाल की करेंसी नहीं गिर रही है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही है, सबकी करेंसी नहीं गिरी, खाली रुपए का, इंडिया का रुपया क्यों गिर रहा है? पूछते थे वो सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह से। इतने बड़े विद्वान अर्थशास्त्री के रिजीम में ये क्या हो रहा है, ये बताएं। उस समय रुपए की कीमत थी, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत वैल्यू था 58 रुपीज़ 44 पैसा। 58 रुपीज़ 44 पैसा था मई के उस दिन, जिस दिन 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। आज कितना हो गया? आज हो गया 79.44। 44 उस समय भी था, 44 अभी भी है। क्यों? सरकार का कोई मंत्री क्या ये बताने का कष्ट करेंगे देश की जनता को कि रुपया, आज देश का रुपया क्यों गिर रहा है? मित्रों, देश का रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट था स्टॉक मार्केट में, वो आप जानते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको कहते हैं ना, FIIs, उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना हमारे स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है। और अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इसलिए यहाँ से वो रुपया निकाल कर डिसइन्वेस्ट करके उसको वापस अपने मुल्क में ले जाना चाहते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, फिर उनके हाथ में जो रुपया आता है उसको लेकर जाते हैं एक्सचेंज मार्केट में, रुपया डॉलर का जो मार्केट है, और उसमें जाकर वो उस रुपये से डॉलर खरीदते हैं। तो जाहिर है कि इस परिस्थिति में डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, और डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपये का अवमूल्यन होगा। इसके अलावा एक दूसरा जो कारण है वो है कि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। टोटल एक्सटर्नल डेट डॉलर्स में है 621 बिलियन, 681 बिलियन डॉलर्स है टोटल फॉरेन डेट, और उसमें से 267 बिलियन डॉलर्स हमको देना है अगले 9 महीने में। इसका ये जो टोटल है उसका समाप्त करूंगा, और वो ये है कि 6 साल पहले इस देश में नोटबंदी हुआ, आप सबको याद होगा, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 90 दिन का वक्त हमें दीजिए, फिर आप जिस चौक चौराहे पर खड़े कहेंगे मैं आ जाऊंगा, जो आप सजा देंगे मैं भुगत लूंगा, ऐसा कहा था उन्होंने। 90 दिन आए और गए। नोटबंदी का असर जो हुआ वो ये हुआ कि नोटबंदी के बाद आप देखेंगे कि आर्थिक विकास जो सालाना है उसके जो आंकड़े हैं, नोटबंदी के साल में 8% प्लस था सालाना विकास दर। वो नोटबंदी के चलते गिरते 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 कोविड के पहले जो वर्ष था उसमें 4% पर आ गया। ये अक्सर इन आंकड़ों को हम भूल जाते हैं। क्यों आ गया? नोटबंदी के चलते जो क्षति हुई अर्थव्यवस्था में। अब फिर उसमें GST वगैरह जैसे इन लोगों ने लगाए वो दूसरी बात है, लेकिन 4% पर आ गया। और फिर कोविड के साल में हम जानते हैं कि वो तो -8, 9, 10% चला गया था। सीधा इसका असर नोटबंदी का अर्थव्यवस्था की विकास दर पर पड़ा। और उससे भी जो आश्चर्य की बात है और ताज्जुब और अफसोस की बात है वो ये है कि नोटबंदी में सारा पैसा जो सर्कुलेशन में था
वो वापस आ गया। आपको याद होगा उस ज़माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता था 99.98, 99.99, और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया कहना कि कितना पैसा वापस आया। हो सकता है बहुत सारा जो काउंटरफीट करेंसी था वो भी वापस आ गया हो, लेकिन 100% करेंसी तो वापस आ गई थी। वो कहाँ आई? बैंकिंग सिस्टम में आई। यहां जयपुर के अपने मीडिया के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं कि कोई बड़ा केस आप जानते हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा गया हो नोटबंदी के चलते? मेरे ध्यान में तो नहीं है। तो क्या हुआ? सारा काला धन जो देश का था वो सफेद हो गया, क्योंकि वो आ गया बैंकिंग सिस्टम में। इतना बड़ा स्कैम इस देश में हुआ, और प्रधानमंत्री जी उसका भी क्रेडिट लेते हैं कि भाई देखो हमने कितना बढ़िया काम किया, नोटबंदी कर दिया। अर्थव्यवस्था के विकास दर के ऊपर उसका जो असर पड़ा। लेकिन अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है, गिरते रुपए को संभाला जा सकता है। बहुत जगह आप पॉलिसीज को चेंज करके जो चैलेंज है उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन समाज में जो घृणा, हिंसा और डर का वातावरण है, इसको ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। और आज सबसे बड़ी चिंता जो है वो यही है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि असाधारण परिस्थिति में इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं इसमें आम जनता तो वोट नहीं देती है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं, लेकिन आम जनता का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर दबाव बनाए कि गलत का साथ मत दो, जो सही है उसका साथ दो। और आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो नियमावली है उसके अनुसार इसमें कोई व्हिप लागू नहीं होता है, और बैलेट जो है वो सीक्रेट है। क्यों रखा गया है? क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों से संविधान के निर्माताओं ने ये उम्मीद की थी कि अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आज आपके माध्यम से दूसरी तरफ जो हमारे मित्र हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये एक बड़ा मौका है। देश में मैं आपसे दो वादा करके जाना चाहता हूं। एक तो ये, अगर मैं राष्ट्रपति चुना गया तो शपथ लेने के दूसरे दिन से ये जो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा, वो रुक जाएगा। किस अधिकार का प्रयोग करूंगा वो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन रोकूंगा, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। अभी मैंने देखा एक अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ में कोई इनकम टैक्स रेट, उस दिन मैं गया था तो चीफ मिनिस्टर बघेल कह रहे थे कि लगातार इनकम टैक्स का रेड हो रहा है, ये हो रहा है, और जिस बिजनेसमैन के ऊपर रेड हो रहा था उसने कहा कि उसके ऊपर इनकम टैक्स का दबाव है कि सरकार को गिराओ। ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसको पूरी तरह से रोका जाएगा, और प्रधानमंत्री जी को बार बार कहने के बाद गहलोत जी के, प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर जो खामोश हैं, तो प्रधानमंत्री जी को मैं कहूँगा राष्ट्रपति भवन बुलाकर कि आप बोलिए इन मुद्दों पर, खामोश मत रहिए, अशोक गहलोत जी की बात मानिए और अपने उद्गार इस पर व्यक्त कीजिए। इतना मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। कोई है अगर है कोई तो? सवाल हो, कोई प्रश्न हो आपके परिचय के साथ में? हाँ नरेश जी। नरेश शर्मा हूँ, फर्स्ट इंडिया न्यूज से। राजस्थान में अभी कुछ चुनाव हुए हैं, राज्यसभा में भी, जिसमें इतिहास रहा है कि कांग्रेस के जितने वोट है, समर्थित जितने वोट है, उससे ज्यादा वोट अशोक गहलोत पाते। तो क्या आपको लगता है राष्ट्रपति चुनाव में भी कुछ ऐसा होगा कि आपके जो वोट वो रहेंगे, लेकिन भाजपा के वोट भी आ पाएंगे, जादूगरी हो पाएगी?
जब अशोक गहलोत जी बोल रहे थे तो मुझे तो कुछ इशारा इस तरह का मिला था। सर, आपका पॉलिटिकल करियर देखा तो आप हमेशा कांग्रेस की ऑपोजिट साइड में रहा। अभी आपका बैक एंड ऑफ योर करियर यू हैव इधर शिफ्ट हो गया, तो आप कैसे देखता है? इसको मैं इस तरह देखता हूँ, अच्छा सवाल पूछा आपने, कि मैं जिस भारतीय जनता पार्टी में था वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं है। इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। दैट बीजेपी इज डेड एंड गॉन। अभी अशोक गहलोत जी ने आपको बताया ना कि जब मैं वित्त मंत्री था, ये यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उस समय हम लोग कैसे मिलके काम करते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सीपीएम के चीफ मिनिस्टर थे केरला के, नयनार साहब। उन्होंने मुझे उस समय एक रिक्वेस्ट भेजा और मैंने तत्काल उसको स्वीकार करके अपना उत्तर उनको भेजा। उसके बाद उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के मिनिस्टर से मैं कतई ये उम्मीद नहीं करता था कि आप केरल में, जहाँ पर कि लेफ्ट पार्टीज की सरकार है, उसकी आप इस तरह मदद करेंगे। क्यों? मैं इसका सीधा श्रेय देना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो कंसेंसस बिल्डर थे, सहमति के आधार पर काम करते थे। अशोक जी को याद होगा, मुझे भी याद है, ऐसे अनेक अवसर आए देश के सामने जब वो विपक्षी दलों से राय करके, विशेषकर सोनिया जी से राय करके आगे का रास्ता तय करते थे। तो वो सहमति की राजनीति जो थी ना, कंसेंसस, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कंसेंसस, वो अब समाप्त हो गया है और अब हम पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कॉन्फ्रंटेशन देख रहे हैं। राष्ट्रपति का ही चुनाव, अभी हम लोगों ने कहा ना कि सहमति बन सकती थी, क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी क्योंकि सरकार और उसके मुखिया चाहते थे कि ऑपोजिशन को हम नीचा दिखाएं। बहुत अफसोस आता है, बहुत बहुत अफसोस होता है कि वो बेचारे बैठे हैं ऐसे करके, हाथ हिला रहे हैं नमस्कार में, और सामने से एक व्यक्ति गुजर जाता है, देखता भी नहीं उनकी तरफ। सर, मैं शालिनी श्रीवास्तव। सर, जैसा कि व्यक्ति से संबंधित आप प्रतिनिधि भी रहे हैं, बहुत सारे आपने काम किए हैं, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि जीएसटी की जो भ्रांति मोदी जी द्वारा फैलाई गई थी कि जीएसटी लागू होने के बाद सारे टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे, वो अभी तक लोगों के बीच में भ्रांति के रूप में ही चल रहा है, तो उसके लिए सर क्या करेंगे? नहीं, जीएसटी को उस समय एक तो उन्होंने बड़ा दर्जा दिया, आपको याद होगा कि मिडनाइट फंक्शन हुआ सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में। द ओनली अदर ओकेजन जब इस तरह का फंक्शन हुआ था वो हुआ था जब भारत स्वतंत्र हुआ था और पंडित नेहरू जी का वो फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच हुआ था। तो उसी की तुलना में मोदी जी ने भी एक सेंट्रल हॉल में फंक्शन किया और उसमें जीएसटी की घोषणा हुई। कहा गया कि इट्स ए गुड एंड सिंपल टैक्स, लेकिन जो जीएसटी सामने आया उससे पता चला कि इट इज नॉट ए गुड एंड सिंपल टैक्स, इट्स ए हाईली कॉम्प्लेक्स टैक्स। और इसमें पाँच या 6 रेट उन्होंने फिक्स कर दिए, जबकि इसके पहले मैं बताऊं आपको कि जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने